खोज की तो अमेरिका की वो समझ में आया कि भारत नहीं आया, वो कहीं और आया। और उस समय राजा लोग पैसा दिया करते थे इन समुद्री यात्राओं पे जाने के लिए कि जाओ पता करो हमारे देश की समृद्धि होगी। और उन सभी छोटे-छोटे देशों में परस्पर प्रतिस्पर्धा होती थी कि हम कितना विस्तार कर लें, कितना ज्ञान प्राप्त कर लें। और ज्ञान प्राप्त करना जब तक बाहर निकलेंगे नहीं तो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। ऐसे वो निकलना, व्यापार करना, ये उनका उद्देश्य था। तो वहाँ पर आपने सुना होगा कि अमेरिकी वहाँ के जो लोग थे उनको बोला रेड इंडियंस, और कहा कि वो इंडिया को इंडीज बोलते थे। तो कहा कि ये तो इंडीज नहीं, अरे हमें तो जाना था इंडीज, ये तो गलत हो गया। उसको अपनी गलती का एहसास हो गया कि मैं वेस्ट, तब वो वहाँ पर वेस्ट इंडीज। अब आप समझ गए होंगे कि वो कोलंबस खोजा तो, लेकिन भारत की जगह दूसरी जगह चला गया। इसीलिए वहां जो लोग मिले उनको कहा रेड इंडियंस, और जो जगह पहुंचा वो वेस्ट इंडीज। वो अमेरिका के द्वीप में जो कठिनाई हुई, तो अब उसने अमेरिका की खोज की। फिर वास्को डी गामा की आया, और वास्को डी गामा ने भारत की खोज की। लेकिन इतिहास की गलत समझ रखने वाले, सही बात को न समझने वाले कहते हैं कि उसने भारत की खोज की। तो भारत की खोज नहीं की थी, भारत के रास्ते की खोज की थी। इसीलिए शब्दों को ठीक परिभाषा में समझना, ये हम साहित्य के विद्यार्थियों को अत्यंत आवश्यक है। क्यों? क्योंकि हम लोग सब शोधार्थी हैं। हम लोग विषय को, शब्द को ठीक परिप्रेक्ष्य में समझें, तब आपको बातें समझ में आएंगी। तो ये जो कह लें कि उस समय जब यूरोप के लोग, अब वहाँ के निवासी भी दूसरे लैंड पे जाने लगे, बाहर जा कर के ज्ञान प्राप्त करना, व्यापार करने के बारे में सोचना कि किस देश में जाए तो कहाँ-कहाँ व्यापार कर सकते थे। तो ये जो बड़े-बड़े व्यापारी थे, और जहाज़ों से व्यापार होता था, जहाज़ से व्यापार 3-3, 4-4, 5-5 महीने की, 2-2, 3-3 साल की यात्रा होती थी। तो उनके वहाँ ये जानकारी चाहिए होती थी कि जहाज़ कब आने वाला है, जहाज कब जाने वाला है। तो इन बड़े-बड़े व्यापारियों के जो मुंशी होते थे, उनसे वहाँ के स्थानीय लोग जो बाहर के बारे में व्यापार करना चाहते थे, तो उनको बोलते थे स्क्राइब्स। जो उनके मुंशी होते थे स्क्राइब्स होते थे। तो उनसे वो नॉलेज लेते थे, जानकारी लेते थे कि भाई भारत में हम जाकर के क्या-क्या कर सकते हैं। मैं आपको बात बता रहा हूँ 15वीं 16वीं शताब्दी, 17वीं शताब्दी की बात। तो 15वीं 16वीं शताब्दी में ये ज्ञान खरीदने की परंपरा शुरुआत हुई यूरोप में। और वो वहाँ के व्यापारियों के मुंशी से वो जानकारी लेते थे, पैसा देते थे कि तुम हमको बता दो कि भारत में क्या-क्या व्यापार कर सकते हैं। तो जानकारी देता था, और वो लिख करके देता था जानकारी, और पैसे लेता था उसका। तो यूरोपीय समाज में जानकारियों को खरीदने का एक चलन शुरू हुआ, भारत में कभी नहीं रहा। भारत में सूचना लेना, जानकारी लेना कभी खरीदा बेचा जाता ही नहीं रहा। इसीलिए आप समझिए कि 1600 ईस्वी में इंग्लैंड, और जब वहाँ पर राजा के अलावा इंग्लैंड में उनकी पार्लियामेंट बनी, डेमोक्रेसी आई, तो कई बार राजा भी था और पार्लियामेंट भी थी। तो झगड़े हुआ करते थे किसी-किसी विषय को लेकर के। तो सबसे पहले जानकारी, विदेशी जानकारी की ज़रूरत पड़ी, तो यूरोप वासियों ने खरीदना चालू किया। उसके बाद जब उनके वहाँ झगड़ा हुआ, तो पार्लियामेंट में सभी लोग नहीं जा सकते थे, तो उनका जो वेस्टमिनिस्टर क्लर्क था, वो क्या करता था, संसद में आज क्या-क्या बहस हुई, वो बाहर दिन में जल्दी-जल्दी लिख कर के शाम को चिपका देता था, और उसके बाद वहाँ के लोगों से पैसा लेता था, कहता था आज क्या हुआ जाके पढ़ लो। तो वो पढ़ते थे। तो एक प्रकार से डोमेस्टिक नॉलेज है की, मतलब स्थानीय सूचनाएँ प्राप्त करने की चलन शुरू हुआ। तो आपने देखा कि ज्ञान को खरीदना और बेचना, ज्ञान नहीं बल्कि सूचना को खरीदना और बेचना, ये वहाँ पर वातावरण बना यूरोप में। और तेजी से
इस तरह की चीजें शुरुआत हुई। तो वहां पर कुछ ऐसी दुकानें खुली जहां लिखा रहता था कॉफी एंड न्यूज। तो जब और आगे बढ़े तो यानी कुछ लोग कॉफी बेचते थे और कॉफी लोग उनके वहां पीने आए तो न्यूज मतलब लिख के लगाते थे। तो दुकानों के नाम ही होते थे कॉफी एंड न्यूज, यानी समाचार आप आए पढ़े जाने हमको पैसा दे के जाए। तो समाचारों को खरीदने बेचने का एक चलन थे। आप लोगों के वीडियो बार बार ऑन ऑफ क्यों हो रहे हैं? ये ऐसे तुम्हारे वीडियो ऑफ हो गए तो ऑफ ही हो गए। जी फिर बड़ा सर, गंदा मेरा लगता है हो कि नहीं रहा मैं एकदम सर। बिल्कुल स्क्रीन देख हेलो करके। हेलो। जी सर, मेरा हो नहीं रहा, नेटवर्क प्रॉब्लम है, मैं सर बहुत बार कर रहा है, नहीं हो पा रहा है, माफी चाहती तो हूँ सर। सबका जाएगा, ये सब बताओ मत, हेलो करने अरे की जरूरत सर, नहीं नहीं हो रहा, है। मेरे लैपटॉप पे किया है ना। तो जो है ये आगे सुनो। तो इस प्रकार से वहां पर जब सूचनाओं हुआ सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ रही। अब आ रही है मेरी आवाज? आ रही है अब? जी सर, आ रही है। मेरी आवाज आ रही है? आ रही जी है जी सर। जी। तो हाँ, तो ये मैं कह रहा हूँ कि जब वहां पे यूरोपीय समाज में तेजी से सूचनाओं के खरीदने और बेचने का चलन बढ़ा, तेजी से चलन बढ़ा, तो आप समझ लें कि वहां पर पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हुआ। वास्तव में उसी के बाद से सूचना क्रांति कहा गया, यानी टेलीफोन का, पत्र पत्रिकाओं का चलन। लेकिन बहुत क्लियर नहीं था, सबको मिलाकर के समेकित सूचना क्रांति के रूप में इसको देखते हुए आगे बात। सूचना क्रांति तो नहीं कह सकते हैं उस समय को, सूचना क्रांति आज को कहेंगे। तो आप समझ लें कि ऐसे जिसको मीडिया कहा गया, यानी हम अपनी बात को पहुंचाने के लिए किसी न किसी साधन का प्रयोग करते हैं, इसको मीडिया कहा गया। आगे और आगे आप चलेंगे तो 1890 के आसपास आकाशवाणी की शुरुआत हुई और 1960 के आसपास आप समझ लीजिए कि टेलीविजन की शुरुआत हुई प्रयोग के रूप में, एक बिल्कुल प्रयोग के रूप में शुरुआत हुई। इसी को समेकित रूप में मीडिया कहा गया। लेकिन अब जब बहुत विकास हो चुका है, इंटरनेट तक हम आ गए हैं, तो कुछ चीजों को समझना पड़ेगा। और अब उसको, जैसे संचार को प्रारंभिक समय में संचार नहीं कहते थे, देखिए शब्दों के मायने बदलते हैं। जैसे लालटेन है, लैंटर्न, लैंटर्न से लालटेन बना। अब आप किसी बच्चे को लालटेन नहीं समझा सकते हैं। क्यों? अब आप जब समझाएंगे तो लालटेन को भले लालटेन की शक्ल में रखें, लेकिन उसको बल्ब ही कहेंगे, उसको आप यही कहेंगे। तो एक तरीके से एक दौर था उस समय। तो उस समय संचार शब्द का अर्थ वो नहीं था जो 16वीं 17वीं शताब्दी में हुआ। उस समय संचार केवल आना जाना था। अब संचार माध्यम आ गए, उस संचार से अलग करने के लिए संचार माध्यम कहा। अब संचार के बारे में देखिए तो संचार शब्द का जो प्रयोग होता है वो अपनी बात को पहुंचाने कहने के अर्थ में अगर आप ले लीजिए, आने जाने की बात छोड़ दीजिए, केवल भाषिक संदर्भ में ले लीजिए कि अपनी सूचना और बात को कहना और सुनना, यानी सूचना लेना, सूचना देना या संवाद। सर ये रोली नाम है किसी का सर, यहाँ से आवाज बहुत आ रही है सर, ऐसा लग रहा है। वो माइक ऑफ कर दें रोली आप बैठ जाइए कहीं और माइक ऑफ कर दीजिए आप, ठीक है? और बैटरी हमारी भी डिस्चार्ज हो रही है, तो मैं कहीं ऐसे जगह पे बैठ रहा हूँ जहाँ की बैटरी डिस्चार्ज ना हो रही है। तो मैं, आप कंटिन्यू रहिएगा, कोई उसकी बात नहीं है।
तो मैं ये कह रहा था कि जब संचार शब्द का प्रयोग आपने किया तो संचार शब्द के प्रयोग के साथ ही जो एक बात ये शुरू हुई कि जब ये सारी विधाएं उसमें जुड़ गई तो इनके जुड़ने की वजह से जी, तो संचार को केवल अगर आप सीमित कर लें संवाद के रूप में, यानी अपनी बात को पहुंचाना, अपनी बात को कहना, सुनना, तो उस अर्थ में आप देखिए हम जो संचार हमारे होते हैं वो 3 प्रकार से होते हैं। एक, हम किसी से व्यक्तिगत रूप से बात कर रहे होते हैं, उसमें किसी दूसरे की मदद नहीं लेते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं वैयक्तिक संचार, इसको बोलते हैं वैयक्तिक संचार, ठीक है। वैयक्तिक संचार यानी जब मैं केवल किसी एक व्यक्ति से बात कर रहा हूं तो उसको बोलते हैं वैयक्तिक संचार। और जब हम क्लास ले रहे होते हैं, 10 लोगों से बोल रहे होते हैं, कहीं कुछ लोग इकट्ठे हैं वहां बात हो रही हो, कहीं किसी का प्रवचन चल रहा हो, ये हम समूह में संचार कर रहे हैं, इसको बोलते हैं सामूहिक संचार। ये हमारा सामूहिक संचार है। फिर हम कहीं ऐसे जगह बोलते हो कि हमको पता ही ना हो कि हमारी बात कौन सुन रहा हो, हमको बिल्कुल ना मालूम हो कि हमारी बात कहाँ कहाँ तक जा रही हो, तो इसको हम बोलते हैं समूह, वो उसको बोलेंगे हम जन संचार। देखिए, जनता को परिभाषित नहीं किया जा सकता, व्यक्ति को परिभाषित कर सकते हैं, समूह को परिभाषित कर सकते हैं। जैसे मैं क्लास ले रहा हूं तो हमारी जो भी बातचीत है, वो बिल्कुल परिभाषित है कि इसमें जितने लोग हैं ये सभी लोग शोध के विद्यार्थी हैं और ये नामांकित विद्यार्थी हैं, यानी यह जो समूह है ये समूह परिभाषित है। अगर कहीं प्रवचन चल रहा है तो जो उनकी शिष्य परंपरा में होगा वही शिष्य इकट्ठे होते हैं और प्रवचन को सुनते हैं। किसी नेता का भाषण हो रहा है किसी चौराहे पर तो वो भी परिभाषित है कि उस नेता को सुनने वाले ही जाके सुनते हैं। तो ये है समूह संचार, यानी संचार के 3 प्रकार हो गए। कौन कौन, कोई बता दो। सर, वैयक्तिक संचार और सामूहिक संचार, जन संचार। ठीक है, 3 संचार। तो जो वैयक्तिक संचार है वो 2 व्यक्तियों के बीच का संचार है, उसको तीसरा सुनता नहीं है, तीसरे को सुनाने के लिए कहीं नहीं जाती है, सुन ले वो अलग की बात है, वो साथ में खड़ा है, मतलब व्यक्तिगत वो सुनता है, वो व्यक्तिगत सीमा में है। दूसरा समूह संचार है, मैं जैसे कक्षा है, जैसे प्रवचन है, नेताजी का भाषण है, ये समूह संचार है। और जब ऐसे लोगों के बीच बातचीत हो, जब ये परिभाषित, ये कुमार प्रवेश, ये क्या अभी क्लास शुरू हो रही है क्या? क्यों, कुमार प्रवेश से आगे क्या? तो ऐसे संचार को कि जिसमें आप परिभाषित नहीं कर सके तो उसको बोलते हैं जन संचार। अब आप समझ गए होंगे कि जन संचार का मतलब कि हम डिफाइन ही ना कर सके कि किस तक, कितने लोगों तक, किस प्रकार के लोगों तक मेरी बात जा रही है, ये जन संचार है। तो वैयक्तिक संचार, समूह संचार और जन संचार। अब हम अपनी बात कहनी है तो अगर अपनी बात हमको विश्वजीत से कहनी होगी या निशा से कहनी होगी या नीलम से कहनी होगी या संजय से कहनी होगी, किसी को भी कहनी होगी, तो मैं व्यक्तिगत कह रहा हूं तो या तो मैं फोन करूं या मेरे सामने हो, मेरे सामने होंगे तो सामने बात होगी, ये मेरे सामने नहीं होंगे
तो बीच में या तो फोन होगा या तो एक चिट्ठी होगी, कोई कागज लिखा हुआ कागज होगा, मैं चिट्ठी भेजूंगा तो ये चिट्ठी लिख करके हमको भेजेंगे, यानी कोई न कोई साधन होगा, कोई न कोई साधन होगा। यानी साधन और साधन के बिना, दोनों के बिना संचार संभव है। हम किसी क्लास में बोल रहे हैं तो उस समय बोलते समय मैंने किसी साधन का प्रयोग नहीं किया। मैं क्लास में आप सब बैठे हैं और मैं साधन के विहीन होकर के मैं सीधे सीधे आपको लेक्चर दे रहा हूँ, व्याख्यान दे रहा हूँ। लेकिन ये जो क्लास हो रही है, इस क्लास में एक साधन है और वह साधन है नेटवर्क का और दूसरा गूगल मीट का। ये साधन है। इस साधन के प्रयोग से हम आप सब अलग अलग बैठे हैं तो एक वो कर रही थी। इसका मतलब ये हुआ कि ये संचार साधन है, यानी टेलीफोन और ये जो इंटरनेट और ये कह लें कि चिट्ठी पत्री वाला कागज, ये सब साधन है, ये संचार साधन है। लेकिन इसमें जिसको जिसको हम दे रहे हैं उसी तक जाएगा। अब वो आगे वाला किसी और को दे दे वो अलग का विषय है, यानी परिभाषित है। अब इसमें हम अनंत लोगों तक जाए, इसमें जब हम लिखेंगे तो नहीं जाएगा, और जाएगा तो कहेंगे कि ये जन संचार है, ये समूह संचार नहीं है, ये बात होगी। ये बात तो आप लोग ठीक ठीक समझ रहे हैं ना? यस सर। जी, तो अब आप समझ गए होंगे कि धीरे धीरे चीजों को मैं परिभाषित कर रहा हूं कि आप ठीक ठीक समझ सके। यानी कि अभी हमने आपको बताया कि संचार शब्द की शुरुआत हुई विचरण से, चरण से, चार से, चरण से, विचरण से। लेकिन यूरोपीय क्रांति के बाद संचार शब्द गया कम्युनिकेशन को तकनीक से जोड़ने से, सूचनाओं के आदान प्रदान से, लेकिन सुपरिभाषित नहीं था। सबको कम्युनिकेशन 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 कहते थे सबको। लेकिन अब कम्युनिकेशन वो नहीं रहा, इसके भी अपने अपने तरीके हो गए, और ये तरीके हो गए वो एक हो गया वैयक्तिक संचार, एक हो गया सामूहिक संचार, एक हो गया जन संचार। इसमें भी मैंने आपको बताया कि एक हो गया साधन का प्रयोग, एक हो गया बिना साधनों का प्रयोग। लेकिन बिना साधनों के प्रयोग से जन संचार संभव नहीं है। होता है, कैसे होता है? तो जब बाबा लोग यात्रा पे निकलते हैं तो सब जगह जाते हैं, सब जगह मंच वाला माइक लगा करके अपना बोलते जाते हुए, भाषण देते हुए, कोई सुना कोई नहीं सुना, कोई अनसुना किया, कोई कहीं चौराहे पे उनका कोई चाहने वाला नहीं था, सुन लिया नहीं सुना। तो अब आप देख रहे हैं यहाँ भी अपरिभाषित हो रहा है। तो यानी कि जो अखिल भारतीय परिक्रमा करते हैं या जो माघ मेले में गए और माघ मेले में कोई चीज लगा करके बातें कही जा रही हैं, इस तरह की बातें हो रही हैं, तो इसको हम बोलते हैं सामूहिक संचार। यानी ये जो कुंभ का मेला है, जो समय समय पे लगने वाले मेले हैं, वहां पर कोई सुने न सुने, खड़ा रहे चलता रहे, तो वो सब सामूहिक संचार, यानी जिसको आप कह सकते हैं कि जन संचार है, जन संचार है। और यह जन संचार हो सकता है साधन का हो सकता है बिना साधन का हो। वहां पे साधन का प्रयोग क्या होगा ये बताओ कोई? अरे भाई, वहां साधन का प्रयोग लाउड स्पीकर माइक होगा, और क्या होगा? ठीक है, संचार साधन का प्रयोग वहां होगा, तो माइक होगा, लाउड स्पीकर होगा। अब जो है दुनिया इससे आगे बढ़ गई। अब दुनिया इससे आगे बढ़ गई तो आकाशवाणी, दूरदर्शन, अखबार, ये सब निकलने लगे। अब अखबार निकला तो किसके पास जाएगा ये मालूम नहीं है। रिक्शे वाले के पास जाएगा,
पढ़े लिखे के पास जाएगा, स्कूल कॉलेज जाएगा, बाजार में जाएगा, खिलाड़ियों के पास जाएगा, बुढ़ों के पास जाएगा, बच्चों के पास जाएगा, जवानों के पास जाएगा। अपरिभाषित। तो यानी जनसंचार तो है, जनसंचार है, लेकिन अब यह है कि साधन क्या है। तो अखबार का साधन है छपा हुआ कागज। आकाशवाणी का साधन क्या है? तो आकाशवाणी का साधन है रेडियो, रेडियो स्टेशन, और बीच में जिसको आप कहेंगे वेव, वेव साधन है। ठीक है। दूरदर्शन में क्या साधन है? तो दूरदर्शन में भी इसी तरह के साधन है। तो ये साधन का प्रयोग है। अब ये जनसंचार के साधन हो गए, यानी रेडियो, आकाशवाणी और जिसको आपने कहा दूरदर्शन, ये सब जो है। अब मान लीजिए कि एक बहुत बड़ी सभा हो रही है। अभी सवाल मैं बाद में आपसे पूछूंगा। अब ये इस प्रकार का जनसंचार माध्यम इसको कहेंगे, यानी कि रेडियो, टेलीविजन, अखबार, ये सब क्या है? तो ये जनसंचार माध्यम है, जनसंचार साधन नहीं है। जनसंचार साधन होगा छपा हुआ पत्र, टेलीफोन, इंटरनेट, और ये सब साधन हो गए, ये मोबाइल, ये सब साधन हो गए। ये जनसंचार माध्यम नहीं है। अब जनसंचार माध्यम क्या क्या है? तो जनसंचार माध्यम केवल और केवल रेडियो, टेलीविजन, रेडियो, टेलीविजन, और आप ये कह सकते हैं कि अखबार, ये जनसंचार माध्यम है। ठीक है। एक माध्यम बच रहा है इंटरनेट, इसके बारे में मैं आप लोगों से पूछूंगा। ये बताइए, किसी बाबा जी का प्रवचन चल रहा है, रामदेव जी का योग शिविर चल रहा है, वहां पर टेलीविजन भी लगे हुए हैं, क्योंकि दूर की जनता नहीं देख पा रही है उनको मंच पर, वो टेलीविजन लगे हैं। तो उस संचार को कौन सा संचार कहेंगे, ये बताइए जी, कोई बताओ। सामूहिक संचार। है सर सामूहिक भी है, जन भी है, दोनों है। सामूहिक, सामूहिक कैसे और जन कैसे है? सामूहिक इसलिए सर, जो लोग सामने से देख सुन रहे हैं, 500-600 लोग तो सामने से देखते ही है, वो सामूहिक है। और जन वो है जो लाइव प्रसारण हो रहा है। नहीं, लाइव प्रसारण नहीं हो रहा है, पीछे के लोगों को दिखाने के लिए टीवी लगा हुआ है। तो फिर सर सामूहिक ही होगा। बात आप समझ गए जी कि जी सर। टेलीविजन साधन का प्रयोग तो हो रहा है, लेकिन लाइव नहीं है। तो वही फिर अगर सर लाइव सामूहिक। हो जाएगा तो पता नहीं कौन देख रहा है। लाइव होते ही रामदेव को वो भी देख रहे होंगे जो योग नहीं कर रहे हैं, रामदेव को वो भी देख रहे होंगे जो रामदेव को गाली देते हैं, रामदेव को वो भी देख रहे होंगे जो बच्चा होगा, रामदेव को वो भी देख रहे होंगे जो टीवी पे कहीं कॉफी हाउस में बैठ के चाय पी रहे होंगे, टीवी पे रामदेव अपना दिखा रहे होंगे। अपरिभाषित, यानी सामूहिक संचार और वैयक्तिक संचार में परिभाषित टारगेट है, और जन संचार में टारगेट अपरिभाषित है, अनडिफाइंड, परिभाषित नहीं। ठीक है, ये बात हो गई। दूसरी, साधन के प्रयोग से जनसंचार नहीं होगा, साधन के प्रयोग से जनसंचार नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझना है। अब इसके आगे जाइए, साधन के प्रयोग से अब आप आगे बढ़िए। तो आज आप ये बताइए कि मैं यहाँ पर आपको व्याख्यान दे रहा हूँ, तो निश्चित तौर पर ये कौन सा जनसंचार है? सामूहिक। हाँ, मेरा सवाल ही गलत था। आप ये कहते कि ये कौन सा जनसंचार है, यानी जनसंचार नहीं है, ये समूह संचार है। आपने ठीक बताया, मैं जानबूझ के गलत बोला, हम देखे कोई करेक्ट कर रहा है कि नहीं। तो कोई बात नहीं, ये समूह संचार है। ठीक है। तो अब आप वैयक्तिक संचार
समूह संचार और जनसंचार को समझ गए हैं। अब इसमें जी अब साधन और माध्यम का फर्क समझिए कि साधन किसको कहेंगे, माध्यम किसको कहेंगे। साधन हमारा टेलीफोन है, साधन हमारा मोबाइल है। कोई बता सकता है कि दोनों में क्या अंतर है? कोई बताओ। सर टेलीफोन जो है वो एक सर जैसे मोबाइल टेलीफोन संचार है और टेलीफोन जो है वो एक श्रवण सामग्री के अंतर्गत आएगा जी। माध्यम सर सामूहिक है, जन भी है, व्यक्तिगत रूप से भी हम बातें करते हैं, हम कॉन्फ्रेंस कर कई सारे लोगों के साथ भी बातें करते हैं, अपने विचारों को पहुंचाते हैं और किसी एक से अकेले भी बात करते हैं जी। और माध्यम सर ये दृश्य साधन है, मोबाइल फोन जो है इसमें हम वीडियो कॉल भी कर लेते हैं और हम अपनी चीजों को प्रेजेंट करते हैं, बोल भी पाते हैं। और टेलीफोन श्रव्य साधन है, हम बता सकते हैं, सुन सकते हैं। अब और कोई बताए माध्यम और साधन का अंतर। यहाँ पर सामान्य अर्थ नहीं निकालना है, जो इस क्षेत्र से थोड़ा बहुत मिलता जुलता अर्थ हो वो बताना है। बताओ कोई और बताओ। कोई बताओ। चलो ऐसा है कि मैं कब तक क्लास होनी है ये? 2:30 बजे तक सर। 2:30 बजे तक सर, 2:30 बजे तक 2:30 2:30 तक ना? जी सर। तो मैं 15 मिनट का ब्रेक दूं क्या? जैसी नहीं 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 2:30 तक है ना? जी सर। तो मैं 5 मिनट का ब्रेक देता हूँ, ठीक है? जरा है जी कि कंटिन्यू चलूं? बताओ, जो बताओ। नहीं सर, आप जैसा कंटिन्यू चले तो जैसा आप सर, जैसा आप बताएं। हमें कोई दिक्कत नहीं है, मैं 3-3 घंटे क्लास लेता हूँ। हमारी माया दूसरी, हम तो हमको जैसा वो बताए थे। चलो तो चलेगा, कंटिन्यू चलो। ठीक है सर, कंटिन्यू चलने दीजिए सर। हाँ चलो अच्छा है जी। तो बताओ माध्यम और साधन का अंतर कोई और बताओ। जैसे मैं समझ पा रहा हूँ साधन और माध्यम का अंतर। जैसे अभी आपने बताया टेलीविजन या टेलीफोन या इंटरनेट। टेलीविजन संचार माध्यम में बताया, लेकिन जो टेलीविजन मूर्त रूप में दिख रही है हमें, वो एक साधन है। लेकिन उसके अंदर से जो हमें आवाज आ रही है, आवाज सुनाई दे रही है, जो एक्टिविटीज हो रही, ये माध्यम है। अब पहली बात तो तुम मूर्त और अमूर्त का यहाँ कंसेप्ट छोड़ दो राम सुधी, नहीं घबरा जाओगे, क्योंकि हर चीज में मूर्त और अमूर्त लगा रहे हो, वो ठीक नहीं है। ठीक है, कंफ्यूज कर जाओगे। और कोई बताओ भाई। हाँ और कोई बताओ आप में से। देखो जितना आप बताओगे आपकी समझ उतने ही क्लियर होगी, है आपको समझने में उतनी ही सुविधा रहेगी और कंफ्यूज नहीं होगी। बोलो। देखो बोलना सबको आवश्यक है, नहीं तो मैं नाम आप लोगों का याद करने के चक्कर में आप लोगों का नाम ले करके बुलाऊंगा जी। और आज जो लोग थोड़ा देर में जुड़े हैं, ये कल 5-10 मिनट के बाद आगे नहीं जुड़ पाएंगे। हाँ जी, बताओ कोई बताओ। और कोई बताओ साधन और माध्यम का अंतर। सर जहाँ तक मैं समझ पा रही हूँ हाँ सर, कहीं ना कहीं साधन वो माध्यम साधन ऐसी चीज है जिससे कि हम किसी से व्यक्तिगत रूप से जुड़ पाते हैं, और माध्यम कहीं ना कहीं ज्यादा विस्तृत रूप में आ जाता है कि जैसे कि बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, या हमें नहीं भी पता रहता तब भी उनसे कहीं ना कहीं जुड़े हुए रहते हैं। बहुत अच्छी बात बताई शिखा, तुमने बहुत अच्छी बात बताई कि माध्यम साधन का अंतर ये है कि साधन में सेंध नहीं लगेगी, माध्यम में सेंध लग जाएगी। जैसे इसने कहा कि बहुत से लोगों तक, मतलब जो चाहे वो जुड़ जाए। यानी मान लो कि वो आपने एफएम पे देखते हैं, कहता है कि 98.5 एफएम पर मैं हूं, तो यानी कि 98 आप ट्यून करिए तो जो चाहे वो जुड़ जाए।
लेकिन अगर आप रेडियो टेलीफोन से बात करिए तो हमारे और आपके बीच बात होगी तो तीसरा नहीं जुड़ेगा। ठीक है, आप समझिए इस बात को कि साधन का मतलब हुआ कि लिमिटेड और माध्यम का मतलब हुआ कि उसको कोई भी ट्यून करे, किसी की भी एक्सेस, मतलब एक्सेस फ्री और लिमिटेड, ये अंतर हुआ। यानी कि साधन क्या हुआ, तो साधन में सबकी पहुंच नहीं हो सकती है। जो लोग पहले से तय होंगे, निर्धारित होंगे, वही उससे जुड़ पाएंगे। लेकिन माध्यम में असीमित है, जो चाहेंगे वो जुड़ेंगे। ठीक है, तब अब आप समझ गए होंगे कि जन संचार माध्यम किसको कहते हैं। कोई बताओ। अब कोई परिभाषित करके बताओ कि जन संचार माध्यम किसको कहेंगे। सर अखबार। यस सर, अखबार। अखबार को तो कहेंगे, परिभाषित कैसे करेंगे ये बताओ। ये बाद में देखेंगे कि किसको करेंगे। अब आप कहेंगे, एक सवाल उठता है कि संचार साधन और संचार माध्यम तो हमने, मतलब ये साधन और माध्यम तो अंतर हमने बता दिया, तो अब इसका अंतर क्या होगा, तो इसको क्या कहेंगे, इसमें जो साधन लगा है इसको बोलेंगे चैनल। जैसे टीवी में चैनल, रेडियो में चैनल। भाई बिना चैनल के कोई रेडियो टीवी होगा क्या? तो वैसे ही अखबार में भी चैनल। तो अखबार का चैनल क्या हुआ, तो प्रिंटेड कागज। तो अब आप समझ गए कि प्रिंट जो चैनल होना चाहिए जनसंचार माध्यम में, और चैनल प्रिंटेड पेपर भी चैनल होगा। ठीक है, तो जनसंचार माध्यम का मतलब हुआ कि आप ये कह सकते हैं कि प्रिंटेड पेपर से लेकर के रेडियो का चैनल, टेलीविजन का चैनल या कोई भी चैनल, यानी फ्री टू एक्सेस, जो जिसमें पहुंचना आसान हो, केवल फ्रीक्वेंसी मालूम हो। यानी 1.5 रुपए का अखबार खरीदना किसी के लिए भी संभव है। 3 रुपए, 5 रुपए, 8 रुपए का अखबार, मैगजीन 50 रुपए की, 100-200 रुपए की, किसी के लिए, सबके लिए अवेलेबल है, कोई भी खरीद ले। ठीक है, तो क्योंकि कोई भी खरीद ले, कोई भी उसकी सेवा ले ले, तभी जन